हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम गाइस बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 की जो पॉलिटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे, दैट इज़ लेजिस्लेचर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसमें क्या क्या हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। डिस्कशन में गाइस आज हमें जानने को मिलेगा कि इम्पॉर्टेंस क्या है लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर होता क्या है, इसके फंक्शन एंड पावर्स क्या हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, कैसे पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है। ये सारे के सारे सवाल आपको इस चैप्टर के थ्रू आज मिलने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले ज़रूरत है जानने की व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। देखो, लेजिस्लेचर सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, बल्कि ये लेजिस्लेचर का एक फंक्शन है लॉ मेकिंग, ठीक है। और जितनी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसका सेंटर जो सब संभाल रहा है वो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट करती है। इसमें एक्शंस हैं, वॉकआउट हैं, प्रोटेस्ट हैं, कंसर्न हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे वाइटल पर्पसेस के लिए सर्व किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जेन्युइन डेमोक्रेसी विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर के बिना काम नहीं कर पाएगी। तो लेजिस्लेचर बेसिकली क्या करता है, लोगों की हेल्प करता है इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। तो बहुत सारी डेमोक्रेसीज में लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस करता है, लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव। इंडिया में भी कैबिनेट होता है जो पॉलिसीज़ को इनिशिएट करता है, एजेंडा गवर्नेंस का सेट करता है, उसको कैरी आउट करता है। तो अपना दिस हैज़ लेट सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट द पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन, बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। तो स्ट्रॉन्ग लीडर जो होता है हैज़ टू फेस द पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी उसको वो आंसर भी करना पड़ेगा ताकि पार्लियामेंट सेटिस्फाई हो पाए। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम है डिबेट की, ठीक है जी। उसके साथ साथ इसमें एक छोटा सा जैसे चीज़ भी दी हुई है कि भाई स्टेट हाउ द लेजिस्लेचर सक्सीडेड और फेल्ड इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो एक छोटा सा केस दिया हुआ है कि 28 फरवरी 2002 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह थे, उन्होंने अनाउंस किया यूनियन बजट प्रपोजल कि भाई 12 रुपये प्राइस जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, 50 kg बैग ऑफ यूरिया एंड स्मॉलर प्राइस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 2 अदर फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, जिसमें 5% राइज किया प्राइसेस को। करंट यूरिया प्राइस समथिंग लाइक ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर बता रखा है कैसे कैसे लोकसभा में आपके पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो नॉट मोर देन इम्पॉर्टेंट। अब इसमें हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हमें यानी कि लोकसभा राज्यसभा की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो होता है उसके लिए अलग से स्टेट लेजिस्लेचर है आपका, है ना। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो पार्लियामेंट इन इंडिया में 2 तरह के हाउसेज हैं। जब भी 2 हाउसेज होते हैं लेजिस्लेचर में गाइस, तो उसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। जो 2 हाउसेज हैं इंडियन पार्लियामेंट में वो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, और जैसे हम राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल को हम लोकसभा कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट ने ऑप्शन दिया एस्टैब्लिशिंग आइदर यूनि कैमरल लेजिस्लेचर और बाई कैमरल लेजिस्लेचर आप कर सकते हो। तो एट प्रेजेंट आप देखोगे 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो वो स्टेट्स हैं आपके ये वाले, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। इन 6 स्टेट्स में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपका होता है। तो आपको स्टेट्स के नाम गाइस बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, उसके साथ साथ कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर टू हैव 2 हाउसेज ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर, ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाएँ सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी। तो ये कह रहे हैं कि हमारी कंट्री क्योंकि बहुत बड़ी है साइज़ में, बहुत डाइवर्सिटी है, इसीलिए हमें 2 हाउसेस की ज़रूरत पड़ी है ताकि हमारी सोसाइटी का हर सेक्शन हर ज्योग्राफी से आकर रिप्रेजेंट कर पाए। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर में एक और एडवांटेज ये होता है कि ये हर डिसीजन को रिकन्सिडर करना होता है इसमें, ठीक है। तो यानी कोई भी बिल पास हो रहा है, पॉलिसीज हो रही है, तो इसका मतलब वो ट्वाइस डिस्कशन में आएगी। तो जब हैस्टी वे में डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो जो एक्शन होगा वो रिकन्सिडरेट करके लिया जाएगा, तो काफ़ी इफेक्टिव और मेच्योर डिसीजन होगा। अच्छा, इसके अलावा राज्यसभा हम पढ़ते हैं। अब हम राज्यसभा क्या करता है, स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, और इलेक्टेड मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है इन टर्न वो मेंबर ऑफ राज्यसभा में इलेक्ट होता है। तो इसमें बेसिकली आपका वी कैन इमेजिन कि जो हमारा टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं रिप्रेजेंटेशन के इन अ सेकेंड चैम्बर। तो वन वे इसमें क्या है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके साइज और पॉपुलेशन में। वी मे कॉल दिस एज असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑन द अदर हैंड जो आपकी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, तो वो सेकेंड मेथड होता है रीजनल पार्ट, जहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन है वुड हैव मोर सेकेंड चैम्बर,
ठीक है, तो उन जगहों पर सेकेंड चैम्बर वाला देखने को मिलता है। यूएसए में देखो क्या होता है कि हर स्टेट में ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में। इससे क्या होता है, हर स्टेट की इक्वालिटी रहती है। बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज अ लार्जर स्टेट, है ना। तो ऐसे ही अगर सोचो, अगर हमने यूएसए वाला मेथड अपनाया होता राज्यसभा के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो हमारे लिए दिक्कत थी। कह रहा कैसे दिक्कत थी, कह रहा दिक्कत इसलिए हो जाती कि हमारे यूपी की पॉपुलेशन यानी कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 1998 का बता रहा है कि 12 लाख वुड गेट दिस इक्वल, है ना। पॉपुलेशन ऑफ 998.12 lakhs वुड गेट सीट्स इक्वल टू दैट ऑफ सिक्किम, जिसमें 6.10 lakhs पॉपुलेशन है। तो देखो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स थे उन्होंने कहा कि डिस्क्रिपेंसी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो more popular state like UP sends 31 members of Rajya Sabha, while a smaller and less popular state like Sikkim just sending the 1 seat in the Rajya Sabha, तो ये ठीक नहीं होता। इसी वजह से आपका सिस्टम जो है वो हमारा किस बेसिस पर था गाइस, हमारा जो सिस्टम है वो आपका इसमें 2 तरह के मेथड से यूज़ किए जाते हैं। एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द पार्ट ऑफ द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन, और दूसरा है द कंट्री मस्ट बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 तरह से हमारा फिजिबिलिटी आई। अच्छा, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ये कितने टर्म्स के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। दे कैन गेट री इलेक्टेड, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, री इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। ठीक है, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको अपने टर्म कंप्लीट करने होते हैं और इलेक्शन में फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली, उनके लिए 1/3 सीट जो बची है जहाँ पे वो कंप्लीट करके जो मेंबर्स टर्म पे गए हैं फिर उस बेसिस पे वहाँ पे इलेक्शन होता है। दस द राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्व, और इसीलिए राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। अच्छा, इसका अरेंजमेंट का एक एडवांटेज ये होता है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शंस वापस से होते हैं, तो मीटिंग और राज्यसभा कैन बी कॉल्ड। अगर कोई भी अर्जेंट बिजनेस का नीड आ गई तो कम से कम राज्यसभा के अंदर तो वो हम लीड कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट उन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी एक्सपर्टीज़ किस किस फील्ड में होनी चाहिए, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज में। अच्छा, ये तो था राज्यसभा के बारे में। लोकसभा में पढ़ो, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। जो इंटायर कंट्री होती है, स्टेट जैसे ले लो, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रफली इक्वल पॉपुलेशन में डिवाइड करा जाता है। हर जो 1 रिप्रेजेंटेटिव है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होगा, क्या मेथड होगा, थ्रू यूनिवर्सल एलिड सफरेज, जहाँ पर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वो आपकी इक्वल होगी दूसरों के साथ। तो एट प्रेजेंट आपके पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और ये मेंबर्स आपका 1971 सेंसस के बाद भी चेंज नहीं हुआ है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, दिस इज़ द मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है क्या ये डिसॉल्व हो सकती है अगर कोई कोलिशन वगैरह या कोई पार्टी नहीं आई है, तो बिल्कुल डिसॉल्व हो सकती है। और कोलिशन फॉर्म होती है अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद आता है कि पार्लियामेंट के और क्या क्या फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसमें आपका आंसर लिखेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब क्या है, पार्लियामेंट इनेक्ट करता है लेजिस्लेशंस फॉर द कंट्री एंड डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन। तो एक्चुअल टास्क जो होता है ड्राफ्ट करने का बिल, वो कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी करती है। और किसके सुपरविजन में करती है, जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न्ड होती है, जो भी मिनिस्ट्री से कंसर्न्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वो मिनिस्टर भी बैठता है। तो सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट ओनली। नो मेजर बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। मेंबर अदर देन मिनिस्टर्स कैन इंट्रोड्यूस बिल्स बट दीज हैव नो चांस ऑफ बीइंग पास विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड फंक्शन होता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। मोस्ट वाइटल फंक्शन जो आपका पार्लियामेंट का है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी, ठीक है, एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। तीसरा फंक्शन होता है पार्लियामेंट का फिनेंशियल फंक्शन। फिनेंशियल फंक्शन में क्या है कि कितना मनी वेरियस मैटर्स पे स्पेंड करना है, कहाँ से मनी लाएगा, कैसे फंड रेज होंगे, टैक्सेशन के थ्रू होंगे। तो लेजिस्लेशन कंट्रोल टैक्सेशन एंड द वे जिसमें मनी गवर्नमेंट यूज़ करती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज करती है कोई भी एनी न्यू टैक्स तो उसको लोकसभा का अप्रूवल लेना ही पड़ता है। तो फिनेंशियल पावर जो पार्लियामेंट की है उसमें ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने वो सारी पार्लियामेंट के पास ही होती है। गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट ऑफ द लेजिस्लेचर कि मनी कहाँ स्पेंड हुआ है, कैसे रेस किया जाएगा, सब बताना होता है गवर्नमेंट को।
ओवर स्पेंडिंग और मिस स्पेंडिंग से बचने के लिए। तो आपको इसीलिए पता होगा बजट अनाउंस होता है, तो अभी आप अगर आज 8 फरवरी है, आप पता ही है 1 फरवरी को हमारा बजट अनाउंस हुआ था, या बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही बात हम इसे कहते हैं। अच्छा, और क्या फंक्शंस है? रिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑफ मेंबर्स, यानी कि डिफरेंट रीजनल सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स को चेक करते हुए। पार्लियामेंट एक डिबेटिंग फॉर्म भी है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट यहाँ पर होता है, यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशंस। मेंबर्स जो होते हैं वो फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फेयर। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट कि वो हर इशूज़ को एनालाइज करके ही आगे बढ़ें। उसके बाद इनके कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस हैं। फंक्शंस में क्या आएगा कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन क्या है कि पार्लियामेंट के पास इलेक्टोरल फंक्शन में ये होता है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। जुडिशल फंक्शन में मान लो क्या आ सकता है? जुडिशल फंक्शन में ये आ सकता है कि जब भी रिमूवल फॉर द प्रपोजल ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या जजेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो वो सारा का सारा पार्लियामेंट में भी प्रपोज किया जाता है। उसके बाद आता है पावर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो हम देखते हैं कि हमने डिस्कशन तो काफ़ी कुछ किया है इसके बारे में, लेकिन बाई कैमरल लेजिस्लेचर उसके आपके डिफरेंसेस का याद रखना क्या क्या होते हैं। तो पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या कह रहा है? लोकसभा की पावर क्या है? यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट पे सब्जेक्ट्स पे काम करना, ये अप्रूव करते हैं नॉन मनी बिल, अमेंडमेंट सजेस्ट करना मनी बिल्स में, टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रपोज करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना, ठीक है। इसमें क्या आपके आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिजोल्यूशंस करना, यहाँ पर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मोशंस एंड रिजोल्यूशंस लेकर आ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, पार्टिसिपेट करना इन द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रोसीजर, इलेक्ट करना प्रेसिडेंट एंड रिमूव करना जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कमिटीज एस्टैब्लिश करना, कैन गिव द यूनियन पावर पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज एंड मैटर्स ऑफ इंक्लूडेड इन द स्टेट ले। तो ये सारा का सारा यहाँ पर काम चलता है। देखो, अप्रूव्स एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बहुत ध्यान से समझना किसके क्या फंक्शंस हैं, आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर क्रिस्टल तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। देखो, एज यू नो, राज्यसभा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देता है, और इसका मेन पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट्स, यानी कि कोई भी मैटर जो स्टेट्स को अफेक्ट कर सकता है उसमें कंसेंट अप्रूवल लेने की जहाँ ज़रूरत है, तो आपके लिए राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कुछ ऐसा स्टेट लिस्ट का पार्ट अगर कुछ डील करवा रही है सेंटर, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो राज्यसभा की यहीं से स्ट्रेंथ समझ आती है। हाउएवर एवरीवन एक्सपीरियंस शोज दैट कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टीज मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स। तो कह रहा है लेकिन इसका लूप होल है। ये लूप होल क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर पार्टी की सुनते हैं, ना कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर्स एक्सरसाइज ओनली बाय द लोकसभा। क्या होता है इसमें? राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा में, नॉट राज्यसभा। दिस इज द इशू, है ना। आपके पास आ जाएगा क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ राज्यसभा, या अगर आपसे पूछे भाई उनकी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ आ जाती हैं, तो वो आप बताना। तो राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय MLAs, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टॉप शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर टू द राज्यसभा। तो इन डेमोक्रेटिक फॉर्म एज अडॉप्टेड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। अब देखो, यही क्वेश्चन एक पैनल बोर्ड ने पूछा था कि असल में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर किसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है? तो याद रखना, लोगों के पास ही होती है। तो बाय दिस लॉजिक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसीलिए सारी की सारी जो क्रूशियल पावर्स होती हैं, रिमूविंग गवर्नमेंट, कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस, वो आपके डायरेक्टली इलेक्टेड यानी लोकसभा के पास होते हैं। तो हम सभी स्फेयर में हम देख सकते हैं कि जो नॉन बनी बिल पास करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेना, इम्पीच करना, प्रेसिडेंट को रिमूव करना, वाइस प्रेसिडेंट को, ये सारी की सारी पावर में लोकसभा राज्यसभा इक्वल भागीदारी होती है दोनों की। तो कहाँ कहाँ को इक्वल है, कहाँ कहाँ नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज। तो कह रहा है कि बेसिक फंक्शन किसी भी लेजिस्लेचर का क्या होता है? लॉज बनाना फॉर इट्स पीपल। तो उसके लिए डेफिनेट प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो कुछ प्रोसीजर्स क्या होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है, तो उसके लिए एक बड़ा सुंदर सा एक डायग्राम बना के समझाया हुआ है कि बिल लॉ कैसे बनता है। तो देखो, ये कह रहा है कि ना, मान लो बिल सेंड टू द कमेटी फॉर डिस्कशन ऑफ द हाउस इटसेल्फ। एक बिल है, बिल क्या है? इंट्रोड्यूस हुआ इन आइदर ऑफ द हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल है। अगर नॉन मनी बिल है तो वो आपका किसी भी हाउस में हुआ, सेंड करेगा कमेटी से, कमेटी से रिपोर्ट देगी, फिर हाउसेस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, डिटेल डिस्कशन होगा बिल पे, बिल एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। अब ये क्या होगा? फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वहाँ पे अगर कुछ अप्रूवल या रिकमेंडेशन आएंगी, अगर नहीं है, अगर रिकमेंडेशन दिए हैं तो जॉइंट सेशन बैठेगा, और अगर अप्रूव हो चुका है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने जैसे उस पर सिग्नेचर्स किया, बिल बिकम्स अ लॉ।
तो यहाँ पर यह कह रहा है कि बिल जो है बेसिकली एक ड्राफ्ट है प्रपोजल लॉ का। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स। नॉन मिनिस्टर जो प्रपोज करता है बिल उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो बिल प्रपोज बाय मिनिस्टर्स उसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। तो आपको पूरी तरह पता होना चाहिए प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, गवर्नमेंट बिल क्या है, ठीक है जी। तो नॉन बलीव ऑर्डिनरी बिल होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये सारे। तो एवरी बिल बिफोर अ बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, लॉट ऑफ डिबेट उसके ऊपर होती है। पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि भाई वो बिल में जो भी लिखे हैं वो प्रोमिस को इम्प्रूव करें या कुछ उसको और अच्छा बेहतर बनाएं। इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, सिटीजन सबको फोरम में बिठाया जाता है। ऐसे ही कोई लॉ नहीं बन जाता, पूरा उस पर बातचीत चलती है, बहुत सारे कंसिडरेशंस ले जाते हैं, तब जाके वो एक लॉ फॉर्मेट में आता है आपके पास। तो वन ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन। तो टास्क क्या होता है, ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन बिगिन कब से स्टार्ट होता है, तो कह रहे हैं ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मान लो कि मैरिजेबल एज जो है वो रेस करनी है गर्ल्स की, 18 से 21 करनी है, तो लॉ मिनिस्ट्री तो काम करेगी इसमें, लेकिन साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा। तो विद इन द पार्लियामेंट बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा और द राज्यसभा बाय मेंबर ऑफ हाउसेस। लेकिन याद रखना मनी बिल के केस में सिर्फ वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। वंस पास देयर इट इज सेंट टू द राज्यसभा। लार्ज पार्ट ऑफ डिस्कशन बिल में चलते हैं, कमेटीज बैठती हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं कमेटी की। दैट इज़ वाई कमेटीज़ को हम मिनिएचर लेजिस्लेचर भी कहते हैं। और सेकेंड स्टेज क्या होती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ये सारा आपका कमेटीज़ बैठ के उसको डिटेल में डिस्कशन करती हैं, समझती हैं चीज़ों को, रिकमेंडेशन देती हैं। थर्ड एंड फाइनल स्टेज में बिल पे वोट होता है। नॉन मनी बिल है अगर, तो अगर वो एक हाउस से भी पास हुआ तो इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इन गोज थ्रू द एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। फिर बिल पास होगा बोथ हाउसेस फॉर द एनेक्टमेंट। अगर डिसएग्रीमेंट दोनों हाउसेस का किसी प्रपोज बिल पे आया है तो ऐसे सिचुएशन में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बैठता है। फ्यू इंस्टांसेस देखे गए हैं जहाँ पर जॉइंट सेशन आपको पार्लियामेंट का बुलाना पड़ा ताकि डेडलॉक रिजॉल्व हो पाए डिसीजन। लेकिन हमेशा क्या कहते हैं किसके फेवर में जाता है, लोकसभा के फेवर में जाता है। तो इफ इट इज़ अ मनी बिल, राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, क्योंकि वो अगर उसने 14 दिन तक एक्शन भी नहीं लिया तो भी वो पास माना जाएगा। तो अमेंडमेंट टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ठीक है। तो इसमें एक आर्टिकल बड़ा दे रखा है, याद रखना आर्टिकल 109। ये किससे रिलेट करता है, ये स्पेशल प्रोसीजर है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, यानी कि मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो जब आपका बिल पास हो गया दोनों हाउसेस में, फिर प्रेसिडेंट के पास उसके असेंट में जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर असेंट करता है वो बिल लॉ बन जाता है। नेक्स्ट आपका गाइस आता है हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, को कैसे कंट्रोल करती है। तो याद रखना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव की पावर जो है वो इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टी जिसकी मेजॉरिटी लोकसभा में आती है। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड आर्बिट्री पावर्स, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मे स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो कैबिनेट लीड्स एंड हाउस मेयरली फॉलोज। तो ओनली इफ द अगर पार्लियामेंट एक्टिव होगी, विजिलेंट होगी, रेगुलर बेसिस पे बैठेगी, इफेक्टिव चेक रखेगी, तभी आप पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है। बट बेसिक टू दैम ऑल इज पावर एंड फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेचर इज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। वो अच्छे से काम करें, फियरलेसली काम भी करें। तो फॉर इंस्टेंस नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर, वॉट एवर द मेंबर में बी हैव सेड टू द लेजिस्लेचर। तो इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। क्वेश्चन आ जाए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, तो आप बताना मेंबर कुछ भी कह सकता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर के पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज देखे या ना देखे। मेन पर्पस क्या होता है प्रिविलेज देने का, कि जो एमएलए है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव देना ही पड़ता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के, तो कह रहे हैं कि नीचे आ दिए हुए पॉलिसी मेकिंग, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, है ना, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट्स करिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के। तो यानी कि पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस, अप्रूवल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये आपको क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट है आपका पार्लियामेंट्री कंट्रोल करने का। तो पहला है डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन फोरम। हमने बार बार बोल रहे हैं ना इस चैप्टर के अंदर कि बहुत बड़ा हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन हम पार्लियामेंट को कहते हैं। तो ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस आपको क्या चाहिए, जो भी लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो डिलिबरेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव को दे पाए और पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करने। तो अपार्ट फ्रॉम डिलिबरेटिंग दी बिल्स, कंट्रोल में भी एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन। जैसे क्वेश्चन आर हैं विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जहाँ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं सर्चिंग क्वेश्चन रेस्ड बाय द
मेंबर्स, या 0R होता है वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन इन पब्लिक इंपॉर्टेंट एंड एडजर्नमेंट मोशन, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि पार्लियामेंट को दिए जाते हैं ताकि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर पाएँ। परहैप्स क्वेश्चन आर तो बहुत अच्छा तरीका है, अच्छा एक विजिलेंस की तरह काम करता है एग्जीक्यूटिव पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ग्रेटेस्ट आपका इंटरेस्ट इसमें शो करते हैं क्वेश्चन आर में, मैक्सिमम अटेंडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और मोस्ट क्वेश्चन जो है वो उसका यही भाव होता है, उसका यही एक एलिसिट करना होता है इन्फॉर्मेशन को कि वो पब्लिक इंटरेस्ट पे काम कर पाए। मान लो बहुत प्राइस राइज हो गया है, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन उठ सकता है, ब्लैक मार्केटिंग पे उठ सकता है, कोई राइट्स हो रहे हैं वीकर सेक्शन सोसाइटी से रिलेटेड। इससे क्या होता है, जो भी मेंबर्स हैं आपके अपोजिशन पार्टी है वो क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को, और प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रेज कर जा सकता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कंट्रोल करने का तरीका, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, यानी कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल पावर ऑफ रेटिफिकेशन से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल कैन बिकम लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, तो गवर्नमेंट दैट हैज़ अ सपोर्ट ऑफ डिसिप्लिन मेजॉरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ऐसा अप्रूवल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग नेगोशिएशंस होते हैं। रूलिंग पार्टी, कोलिशन पार्टी जितने भी हुए हैं, ये कह रहा है कि इवन आप देखो मेजॉरिटी लोकसभा में मिल भी जाए बट नॉट इन राज्यसभा। इवन जनता पार्टी में 1977 में ऐसा हुआ कि एनडीए रूल इन 2000 गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटेंशियल कंसेशन टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस। तो लोकपाल बिल फेल्ड हो गया, उसकी एनेक्टमेंट नहीं हो पाई, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल रिजेक्ट बाय द राज्यसभा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम कंट्रोल भी करते हैं। तीसरी चीज़ आपकी आती है फिनेंशियल कंट्रोल्स की। तो फिनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को ग्रांट दिए जाते हैं थ्रू द बजट। प्रिपरेशन करना, उसकी प्रेजेंटेशन, बजट की अप्रूवल करना लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की। तो दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो लेजिस्लेचर रिफ्यूज भी कर सकता है। दिस सेल्डम हैपेंस बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी एंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन ये कम देखा जाता है। नेवरदलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी इन द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजंस फॉर विच गवर्नमेंट रिक्वायर्स। ये पूछा जा सकता है कि क्यों आपको पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा लाओगे, रेस कहाँ से कर रहे हो, रिपोर्ट दो कैग को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। बट लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, बल्कि लेजिस्लेचर पॉलिसीज़ को भी ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी देखना ज़रूरी है। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में अगर बात करें तो ये भी एक टूल है उसके पास, इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल वेपन क्या है जो पार्लियामेंट को इनेबल करता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन से। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज अ सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी दैट हैव अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो पावर जो हाउस की है वो गवर्नमेंट को डिस्मिस करना इज फिक्शनल रादर देन रियल। हाउएवर आफ्टर 1989 क्या देखा गया कि सेवरल गवर्नमेंट्स फोर्स थे कि वो रिजाइन करें ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस। पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव और मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बन सकती है। देयर इज एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस। तो लास्ट 2 डिकेड्स में ऐसा देखा गया है कि देयर हैव बीन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द सेशंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं किया जा रहा डिबेट्स में। तो मोर ओवर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पर कोरम की एब्सेंस देखने को मिलती है। सो लोग सेशंस को बॉयकॉट करते हैं बाय मेंबर ऑफ अपोजिशन, जिससे कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो डिप्राइव होती जा रही है। इसको चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि हमने कमेटीज़ के बारे में पढ़ा कि कमेटी पार्लियामेंट की करती क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कमेटीज़ का होता है वो लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए बड़ा यूज़ करते हैं। डे टू डे बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए इन कमेटीज़ की बहुत ज़रूरत है। मतलब मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी चाहिए होती है ना। आप किसी भी बिल को ऐसी थोड़ी ना लॉ द वे लॉ, उसमें इन डेप्थ स्टडी आपको पूरी करनी पड़ेगी, पूरा डिटेल में उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद इनका ये भी काम होता है कि स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज जो करती हैं, एक्सपेंडिचर चेक करना कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी सारा फंक्शन करती है। 1983 से देखा जा रहा है कि बहुत सारी सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ आई, 12 सच डिपार्टमेंट एंड रिलेटेड कमेटीज़ आई। स्टैंडिंग कमेटीज़ का काम ही यही होता है कि वो सुपरवाइज करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स को, उनके बजट को, उनके एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है, जिसका बहुत एमिनेंस पोजीशन है हमारी कंट्री में, क्योंकि जो जेपीसी है वो इसी पर्पस के लिए दी गई थी ताकि वो पर्टिकुलर बिल को डिस्कस कर पाए, ज्वाइंट कमेटी को डिस्कशन में लेकर आए और इन्वेस्टिगेट कर पाए फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के बारे में। तो कमेटी जो सिस्टम है हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द पार्लियामेंट। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल जो होते हैं वो कमेटी के पास रेफर किए जाते हैं, ठीक है। वो क्रिस्टल क्लियर करके वो अच्छे से एक डिसीजन दे पाएँ। उसके बाद हम पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ।
तो पार्लियामेंट एज मेंशन्ड अर्लियर एक डिबेटिंग फॉर्म है, बार बार मैंने आपको इस चैप्टर में कहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सर्टन प्रोविजंस हैं जो उसके स्मूदर फंक्शंस के और कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लेजिस्लेचर का होता है वो फाइनल अथॉरिटी होती है उसके पास इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो याद रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। अच्छा, देर इज़ वन मोर वे जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल करता है मेंबर्स का बिहेवियर, दैट इज़ अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो लेजिस्लेचर्स के होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से ही बने होते हैं ना, एमएलए या एमपी। तो फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा गया ये इशू बड़ा ही वो रहा कि वो पार्टी छोड़ के चले जाते थे और दूसरी पार्टी में फिर इलेक्ट हो जाते थे। आया राम गया राम, अगर आपने केस सुना हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसके अंदर ये देखा गया था कि किसी एमएलए ने 4 बार पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज किया एक ही दिन में। तो फाइनली देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज ऑफ द लेजिस्लेचर हु इज इलेक्टेड पार्टी टिकट, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डिफेक्शन लेकर आया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 में, और इसी को एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बोला गया कि सब्सिक्वेंटली मॉडिफाई भी करके 91st अमेंडमेंट में डाला गया। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस का होता है उसके पास फाइनल डिसीजन होता है सब चीज़ों में, याद रखना। तो अगर वो हो गया ना कि डिफेक्ट किया गया है, देन सच मेंबर्स लूजेस द मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस। तो पर्सन अगर डिस्क्वालीफाई हुआ फिर तो समझ लो कि उसको पॉलिटिकल ऑफिस में भी मिनिस्टरशिप नहीं मिलेगा। अब समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन का मतलब है कि अगर कोई मेंबर रिमेन एब्सेंट रहे हाउस में और जब पार्टी लीडरशिप उसके प्रेजेंट और वोट के अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी अगर वो करता है, यानी कि मान लो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है और उसने कोई डिसीजन लिया और उसकी ही पार्टी का मेंबर उन पार्टी के खिलाफ ही डिसीजन ले रहा है, तो ऐसे में उसकी या तो वो वॉलंटरी लीव्स द मेंबरशिप या उसको फिर हटा दिया जाता है। तो ऐसे को हम डिफेक्शन कहते हैं। जो एक्सपीरियंस 20 ईयर्स में देखा जाता है वो देखा गया कि एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज नॉट एबल टू कर्व डिफेक्शंस, बल्कि एडिशनल पावर दे दी पार्टी लीडरशिप्स के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें नेगेटिविटी और क्या नाम है इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी याद रखना है। तो वह दिस इज ऑल अबाउट दिस लेजिस्लेचर। रिवाइज दिस चैप्टर थॉरली। थैंक यू सो मच।